दोस्तों, मैं समीर आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद समीर पर। तो दोस्तों, आज हमारा नया टॉपिक है विद्युत। ये हमारा छठा क्लास है, इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विद्युत क्या होता है। ओके, तो दोस्तों, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। जब कोई दो पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं या फिर दोनों में घर्षण होता है तो उसमें एक गुण आ जाता है। उस गुण के कारण वो दोस्तों क्या करता है, उस गुण के कारण वो कोई भी हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे विद्युत कहते हैं। चलिए समझते हैं एक एग्जांपल लेके। तो सपोज आपके पास एक कलम है, आप इस कलम को अपने माथा में ऐसा करके घिसिए, उसके बाद कोई भी छोटा सा हल्का सा पार्टिकल्स में ऐसा करके लगाइए, वो क्या होगा, वो इसमें चिपक जाएगा। इसमें क्या हो जा रहा है, एक गुण, इसके अंदर एक गुण आ जा रहा है, जिसके चलते क्या कर रहा है, वो कोई भी हल्का चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दोस्तों, उसे क्या कहेंगे, उसे विद्युत कहेंगे। तो विद्युत कितने प्रकार का हो सकता है दोस्तों? ये जनरली दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन? पहला हो सकता है आपका स्थिर विद्युत, दूसरा धारा विद्युत। ओके, स्थिर विद्युत क्या होता है? जब कोई दो वस्तु को रगड़ते हैं एक दूसरे में या फिर दोनों में घर्षण होता है, तो उस टाइम जो गुण आता है जिसके चलते वो कोई भी हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। ये स्टेबल विद्युत है। इसे दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ओके, इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, स्थिर विद्युत का एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कि कई टंकी में आप क्या कर रहे हैं, पानी को अनलोड कर रहे हैं या फिर लोड कर रहे हैं। उस टाइम क्या है दोस्तों, उस टाइम उस पदार्थ में क्या हो रहा है, एक गुण आ जा रहा है, जिससे क्या होगा, वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। कोई इंडस्ट्री में कोई मशीन चल रहा है दोस्तों, तो मशीन घूम रहा है, उसमें घर्षण हो रहा है, तो दोस्तों उसमें क्या होता है, एक गुण आ जाता है। उसमें क्या करता है, स्मॉल पार्टिकल्स को क्या अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो ये दोस्तों, ये स्थिर विद्युत का एग्जाम्पल हो गया। ओके दोस्तों, दूसरा क्या है, धारा विद्युत। धारा मतलब क्या है दोस्तों? धारा मतलब लगातार कोई चीज का प्रवाह। अगर पानी चल रहा है तो पानी का प्रवाह हो जाएगा, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वह विद्युत हो जाएगा। जब आवेश का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, तो दोस्तों उसे क्या कहेंगे, उसे धारा विद्युत कहेंगे। ओके, जनरली जितना भी यूज होता है हमारा इंडस्ट्री में, हमारा घर का अप्लायंसेस में दोस्तों, वो सब क्या है, वो आपका धारा विद्युत है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि धारा विद्युत कितने प्रकार का होता है। तो धारा विद्युत दोस्तों दो प्रकार का हो सकता है, एसी और डीसी। ओके, इसे क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा, इसे दिष्ट धारा। दोस्तों, आपको एसी और डीसी के लिए अलग वीडियो दे दिया गया है, आप लोग वहां जाके इसके डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। जब धारा की दिशा, परिमाण समय के साथ नहीं बदलता है, उसे दिष्ट धारा कहते हैं, डीसी करंट। और एसी करंट, जब धारा की दिशा, परिमाण समय के साथ बदलता है, नहीं बदलता है। ये क्या होता है दोस्तों, जब ये सीधे रास्ता, मतलब एक सरल रेखा में क्या होता है, ये जाता है। ओके, मतलब इसमें जो वेरिएशन होता है, ये वेरिएशन है, तो अगर 5 एम्पियर का जा रहा है तो 5 एम्पियर का ही जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा, ये 5 एम्पियर इधर से जाएगा, तो पहले ऊपर जाएगा कुछ टच, उसके बाद कुछ नीचे आएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो ये इस प्रकार से दोहराते रहेगा। ओके, तो ये क्या हो गया, ये एसी करंट जो समय के साथ बदलता है, इसका मैग्नीट्यूड बदलता है, इसका परिमाण बदलता है, लेकिन इसका परिमाण आपका नियत रहता है, स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। ओके, इसे दोस्तों हम लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर तक लेके जा सकते हैं। दिष्ट धारा को एक जगह से बहुत दूर तक लेके नहीं जा सकते हैं। दिष्ट धारा को हम लोग दोस्तों स्टोर कर सकते हैं, इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। ओके, ये हमारा जनरली मोबाइल का बैटरी में लगता है, ये आपका सिंपल कोई भी इन्वर्टर बैटरी में लगता है, मल्टीमीटर में लगता है। दोस्तों
ये रेफ्रिजरेटर, एसी, फ्रिज वगैरह में एसी करंट यूज होता है। ओके, तो इसका कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप हमारे चैनल में लिंक आपको दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। आपका जितना भी डाउट है एसी और डीसी करंट का डिटेल्स में आपको बताया गया है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आवेश, चार्ज। तो चार्ज क्या होता है? जनरली इलेक्ट्रॉन का त्याग को ही क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। सपोज मान लीजिए कि एक एटम है सोडियम, एक एटम है क्लोरीन, सोडियम एक क्लोरीन, इसका 11 281 287। तो दोस्तों इसमें जनरली हम लोग देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री रूप में घूम रहा है। इसमें क्या है दोस्तों? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो दोस्तों क्या होगा, इसमें ये एक इसके पास से ले लेगा। जब ये अपने पास ए को ले लेता है दोस्तों क्या हो रहा है, इसके पास ऑक्टेट फुल हो जा रहा है। तो दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको केमिस्ट्री में बताया जाएगा, उसके लिए वीडियोस दिया जाएगा आप लोगों को। तो बस जनरली समझते हैं हम लोग आवेश के लिए कि आवेश कैसे आता है। इलेक्ट्रॉन्स का त्याग से ही आवेश आता है। कैसे? जब ये एक ले लेता है किसी के पास, जैसे सोडियम से एक परमाणु ले लेता है तो क्या होगा दोस्तों, इसमें एक माइनस चढ़ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका ऋण आवेश। तो जब दोस्तों जब किसी के पास से कोई इलेक्ट्रॉन्स लिया जाता है तो दोस्तों उसे क्या कहेंगे? ये ऋणात्मक आवेश। ओके, और ये क्या हो रहा है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन्स अपना दे रहा है तो इसके पास 10 बच रहा है, तो इसका मतलब इसके पास धनावेश है। ओके, इसको धनावेश कहेंगे, इसको ऋण आवेश कहेंगे। तो दोस्तों जनरली हम लोग समझे 2 प्रकार का आवेश होता है, एक आवेश होता है धनावेश, एक होता है ऋण आवेश। तो ये कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन्स का त्याग होता है। तो दोस्तों अब हम लोग समझेंगे कूलम का नियम। ओके, ये जनरली चार्ज के ऊपर बेस्ड है, आवेश के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो दोस्तों कूलम्स नियम क्या बताता है, तो चलिए देखते हैं। सपोज दोस्तों मान लेते हैं कि 2 चार्ज है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। ओके, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। अगर 2 चार्ज अलग अलग रहेगा, जैसे ये आपका धनावेश है, ये आपका ऋणावेश है, तो दोस्तों अगर अलग चार्ज रहेगा तो दोस्तों क्या होगा, ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ओके, और मान लीजिए कि अगर दोनों सेम चार्ज रहेगा तो दोस्तों क्या होगा, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहेगा, रिपल्सन करेगा, रिपल करेगा एक दूसरे को और ज्यादा भगाएगा, सामने आने नहीं देगा। ओके, तो दोस्तों चलिए कूलम्स लॉ पर समझते हैं। तो कूलम्स लॉ जनरली हम लोग जानेंगे। मान लीजिए 2 चार्ज है। ओके, 2 चार्ज है, एक और 2, एक Q1 है, एक Q2 चार्ज है। ओके, दोनों के बीच का दूरी क्या है दोस्तों? R है। तो कूलम्स लॉ क्या बताता है? कूलम्स लॉ यही बताता है कि इसमें जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है, स्थिर विद्युत बल, तो ये किसके बराबर होगा? ये किसके समानुपाती होगा? ये चार्ज 1 चार्ज 2 का गुणनफल का समानुपाती होगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों में से कोई चार्ज अगर बढ़ेगा तो दोस्तों दोनों में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, स्थिर विद्युत बल जो है दोस्तों, वो क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, दूसरा क्या बोलता है दोस्तों, ये इसके डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसका जो दूरी है, डिस्टेंस है, इसके ऊपर क्या डिपेंडेंट है? अगर इसका दूरी का वर्ग करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये जितना बढ़ेगा ये दोनों में जो है आकर्षण बल क्या होगा, उतना कम होते जाएगा। जितना ये दोनों दूर जाएगा उतना क्या होगा, ये आकर्षण बल और कम होता जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? समानुपाती Q1 Q2 बाय R²। इसको हम लोग एक K कांस्टेंट आता है, Q1 Q2 बाय R², जहां K इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, K का वैल्यू क्या होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। ओके दोस्तों, तो ये कूलम्स लॉ हो गया। ओके, तो कूलम्स यही बताता है, यहाँ K का वैल्यू आपको याद रखना है, एग्जाम में 1 नंबर के लिए दे सकता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका कूलम्स लॉ जो चार्ज के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? तो विद्युत के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत के प्रवाह मतलब आवेश उसमें बहेगा, कोई तार है उसमें क्या बह रहा है? आवेश बह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बह रहा है। तो दोस्तों ये जो विद्युत धारा है इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो जनरली आप कितना समय में कितना आवेश को आप ट्रांसफर किए, मतलब कितना समय में कितना आवेश ट्रांसफर हुआ, उसको क्या कहेंगे दोस्तों?
उसको विद्युत धारा कहेंगे। सपोज मान लेते हैं कि कोई परिपथ में 5 कूलम का आवेश ट्रांसफर हुआ, कितना सेकंड में? 2 सेकंड में। ओके, तो अगर इसमें बोला जाए कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट निकालेंगे कैसे? 5 कूलम बाय 2 सेकंड, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2.5, तो ये आपका क्या हो गया? इतना एम्पियर इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है? तो दोस्तों 1 एम्पियर में हमारा 6.28 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाता है। इसका मतलब क्या? अगर किसी में 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, अगर हम लोग उसको टच कर देंगे तो इतना एम्पियर मतलब 6.28 और 18 बार 0, उतना दोस्तों उतना इलेक्ट्रॉन्स हमारे शरीर में अर्जेंट तुरंत घुस जाएगा, जिससे क्या होगा? हमें तेज झटका लगने लगता है, हम लोग उसको सहन नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या? इतना 1 एम्पियर का मतलब 6.28 × 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे शरीर के अंदर चल जाता है। तो दोस्तों 1 एम्पियर को हम लोग समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक हमारे शरीर के लिए हो सकता है। और मान लीजिए अगर 1 एम्पियर की जगह 10 एम्पियर रहेगा या 20 एम्पियर रहेगा, अगर उसको टच करें तो कितना इलेक्ट्रॉन्स चल जाएगा, वो तो हम लोग इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इससे हम लोग समझ गए कि अगर किसी परिपथ में अगर धारा निकालना होगा तो सबसे पहले चार्ज देखेंगे कि कितना चार्ज ट्रांसफर हो कितना समय में। ओके, इसको हम लोग मापेंगे कैसे? एम्पियर से। और एक चीज और सीखे कि 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, कितना? 6.28 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ओके दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विभव और विभवांतर, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो दोस्तों नॉर्मली हम लोग समझेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को। तो दोस्तों विभव क्या होता है? तो विभव दोस्तों मान लीजिए कि कोई सोर्स है जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, आवेश निकल रहा है, आवेश फ्लो हो रहा है। ओके, तो दोस्तों कोई सोर्स है बहुत अनंत से, कोई सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को एक बिंदु में लाने में जो किया गया कार्य है उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग पोटेंशियल कहेंगे या फिर विभव कहेंगे। ओके, फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों कि अनंत बिंदु से कोई सोर्स से एक आवेश को एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को, जो कार्य किया जा रहा है कोई आवेश को एक अनंत बिंदु से एक जगह लाने में, उसको क्या कहेंगे दोस्तों? उसको हम लोग विभव कहेंगे। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन, वर्क किया जा रहा है क्या? एक आवेश को अनंत बिंदु से लाने के लिए, ठीक ना? आवेश को Q से सूचित करते हैं। तो दोस्तों यही हो गया आपका विभव का, विभव इक्वल टू V होता है। इसे दोस्तों कैसे मापते हैं? इसको वोल्ट से मापते हैं। ओके, और दूसरा है आपका दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लीजिए कि एक अनंत बिंदु से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। तो एक बिंदु यहां, एक बिंदु और यहीं से एक बिंदु और लेकर आया गया यहां तक आवेश को, तो इसका जो डिफरेंस होगा दोस्तों, ये डिफरेंस को क्या कहेंगे? ये डिफरेंस को क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों ओम का नियम। ओके, इसमें जनरली दोस्तों 3 चीज जानना आपको बहुत जरूरी है। एक दोस्तों वोल्टेज, एक दोस्तों करंट, और तीसरा दोस्तों प्रतिरोध। ओके, तो दोस्तों सपोज मान लेते हैं कि एक परिपथ है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, इसमें करंट प्रवाहित हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है। ओके दोस्तों, ओम का नियम क्या बताता है कि अगर इस परिपथ में वोल्टेज हम लोग क्या करेंगे? इंक्रीज करते रहेंगे, जितना इंक्रीज करेंगे इसमें वोल्टेज जितना बढ़ाएंगे। अच्छा दोस्तों, वोल्टेज का क्या काम है पता है? वोल्टेज का काम होता है वो धारा को और स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह पर धकेलना। ओके, तो वोल्टेज क्या कर रहा है? इसको धकेल रहा है इधर से। ओके, तो ओम का नियम यही बताता है कि आप परिपथ में जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे वो धारा के प्रवाह को क्या करेगा? और इंक्रीज करेगा और बढ़ा देगा। तो दोस्तों इसके बिटवीन में पता है क्या होता है? जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, ओके, धारा प्रवाह हो रहा है, तो दोस्तों एक ऑपोजिट प्रतिरोध काम करता है। ओके, जिसको प्रतिरोध कहते हैं R। ये क्या करता है दोस्तों? ये धारा के प्रवाह को विरोध करता है कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन इधर से वोल्टेज क्या बोलता है? जाओ तुम, लेकिन इधर से
प्रतिरोध क्या करता है, नहीं मत जाओ मत जाओ, तो जो रोकता है उसको क्या कहते हैं, उसको प्रतिरोध कहते हैं। तो दोस्तों जनरली ओम्स लॉ क्या बताता है कि किसी परिपथ में आप जितना वोल्टेज देंगे, जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे, उतना क्या होगा, विद्युत धारा बढ़ेगा। ओके दोस्तों, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, एक कांस्टेंट देते हैं R, प्रतिरोध देते हैं इसको इक्वल करने के लिए, जहां R क्या है, प्रतिरोध है, जो धारा के प्रवाह को क्या कर रहा है, ये रोकने का कोशिश कर रहा है। ये धारा इधर से जा रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है, इसको और इंक्रीज कर रहा है। ओके, ये दोस्तों आपका ओम्स लॉ हो गया। इसे दोस्तों आप V इक्वल टू IR कर सकते हैं। ओके, इसमें आपका वोल्टेज निकल जाएगा, इसमें R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय I, जिसको हम लोग ओम से मापेंगे, V बाय I वोल्टेज बटा करंट। ओके, अब ओम्स लॉ के लिए एक अलग वीडियो दिया गया है, आप उसमें जाके आप उसको डिटेल्स में जाके देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संधारित्र, कैपेसिटर। ओके दोस्तों, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर नाम से ही पता चला, कैपेसिटी, क्या कैपेसिटी होता है, इसका यही कैपेसिटी होता है कि ये आवेश को एक जगह स्टोर करके रख सकता है। ओके, तो ये दोस्तों एसी में काम करता है या डीसी में काम करता है, दोस्तों ये दोनों जगह काम करता है। डीसी में क्या करता है, डीसी को अपने में स्टोर करके रखता है, और एसी को क्या करता है, सप्लाई दे देता है, प्रवाहित करता है। ओके, एसी करंट को क्या करता है, प्रवाहित कर देता है, और डीसी करंट को क्या करता है, अपने एक जगह पे स्टोर करके रखता है। जनरली समझेंगे कि कैपेसिटर एक ऐसा युक्ति है जो आवेश को स्टोर करके रखता है। ओके, तो दोस्तों इसके दो प्रकार से यूज किया जाता है, एक श्रेणी क्रम में रख के सीरीज, और दूसरा पार्श्व क्रम या समांतर क्रम, पैरेलल सीरीज। ओके, तो चलिए जनरली सपोज मान लेते हैं कि कोई सोर्स से आपका सप्लाई हो रहा है, आपका करंट फ्लो हो रहा है, इसमें क्या होगा दोस्तों, कैपेसिटर लगा हुआ है, C1 C2। ओके, तो जनरली ये आपका श्रेणी क्रम के लिए है, दोनों सीरीज कनेक्शन में दिया गया है। तो दोस्तों इसमें करंट फ्लो हो रहा I। दोस्तों इसमें अगर हम लोग टोटल कैपेसिटर का इसमें वैल्यू निकालें कि टोटल कैपेसिटर कितना स्टोर करके रखा है, तो क्या दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला लगेगा 1/C C1 C2। ओके, ये कैपेसिटर का फॉर्मूला हो गया। जनरली दोस्तों ये अपोजिट है किसका, प्रतिरोध का। प्रतिरोध में क्या है दोस्तों, प्रतिरोध में अगर इस टाइप से रहता है R1 R2, ओके, तो क्या होता है दोस्तों, R इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है, ये प्रतिरोध के केस में होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। अगर हम लोग टोटल कैपेसिटी निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, 1/C1 1/C2। सपोज एक एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, 1/C इक्वल टू 1/2 1/3 3 2/6 6, तो 1/6, तो इसमें क्या हो जाएगा, वो सॉरी C, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/5। ओके, ये आपका कैपेसिटी हो जाएगा, कैपेसिटर का वैल्यू इतना हो जाएगा। ओके, दूसरा है दोस्तों हमारा पार्श्व क्रम और समांतर क्रम। जब इस संयोजन में इसको कनेक्ट किया जाता है तो क्या होता है दोस्तों, इसमें अगर टोटल कैपेसिटी निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और अगर कैपेसिटर उसमें लगा रहेगा तो उसमें और ऐड कर देंगे। ओके, तो ये भी क्या है, ये आपका जस्ट प्रतिरोध का ऑपोजिट है। ओके, तो दोस्तों लगभग विद्युत चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी का लगभग टॉपिक्स हम लोग का क्लियर हो गया। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस प्रकार का और भी वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे इस वीडियो का फायदा दूसरों को भी मिल सके। जय हिंद।